स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का दूसरा अध्याय भोजन के घटक। पहले अध्याय में हमने देखा था भोजन कहाँ से आता है और हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, भोजन के घटक। अध्याय 1 में जो हमने सूची बनाई थी खाद्य पदार्थों की जिन्हें हम खाते हैं, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप एक क्या कहता है? आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता जरूर है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस हो सकता है या कोई अन्य व्यंजन तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन की छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इस सारणी 2.1 दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। ठीक है, क्या करना है? जैसे पंजाब में अन्न का व्यंजन क्या होता है? मक्के की रोटी होती है। दाल मांस क्या होता है? राजमा होता है। सब्जी क्या होता है? सरसों का साग। अन्य व्यंजन इसमें क्या डालते हैं? दही, घी। ठीक है, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में चावल होता है, अरहर की दाल होती है, कुंदरू होता है, मट्ठा, घी, अचार। इस पर राजस्थान में क्या होगा आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमने व्यंजनों में प्रस्तुत इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तो वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोग के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वह इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना जरूरी है। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो चलिए जानते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक से प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक को क्या होते हैं? इस कच्ची सामग्री के में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों में हम इन घटकों के कहते हैं? पोषक कहते हैं। जो शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं इनको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है, कौन कौन से मुख्य पोषक भोजन के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण, 5। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है। जल भी हम लेते हैं। ठीक है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधि द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या एक से या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। आइए हम इन परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। ठीक है, 2.2 क्या है? जैसे कि कच्चा आलू है, उसमें मंड होता है। प्रोटीन होता है या नहीं होता? नहीं होता। वसा उपस्थित होता है या नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मूंगफली में क्या होता है? वसा होती है। इस प्रकार हमें बाकी सारणी भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, इन परीक्षणों के लिए क्या करना होगा? आयोडीन, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को 2.2 सारणी में दिए गए तरीके से लिखना है। ठीक है, इन सारणी के कुछ पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर किए जा सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायनों को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो अपने अध्यापक निम्न विधि से तैयार कर सकते हैं।
आइए विभिन्न खाद्य पदार्थ जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से भरी आदि परत नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? आयोडीन मिल जाएगा। ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनाएंगे? 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10% कास्टिक सोडा घोलने से अवशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार में होता है अपने भोजन में? मंड या शर्करा के रूप में होता है। यदि खाद्य पदार्थ में मंड हो तो इसका परीक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? चलो देखते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। किसका परीक्षण कर रहे हैं? अपन मंड का परीक्षण कर रहे हैं, तो उसकी कच्ची सामग्री में क्या करना है? तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालनी है। तो खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या ये नीला या काला हो जाता है? यदि नीला या काला होता है तो मंड उसमें उपस्थित होता है। आलू पे करके देखिएगा, आपको मंड उपस्थित होगा और जो आलू होगा वो काला नीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? कच्चे आलू में क्या होता है? मंड होता है। ठीक है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के लिए दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है या नहीं। प्रोटीन के परीक्षण कैसे होगा? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चून बना लीजिए और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मिलाकर चून को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या जो हमने पदार्थ लिया है वो बैंगनी रंग का हुआ? अगर बैंगनी रंग का होता है तो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है। मंड का परीक्षण के लिए हमने क्या किया था? आयोडीन की मात्रा ली थी और वो काला नीला हो जाता है तो आयोडीन मंड उपस्थित है। प्रोटीन के लिए क्या करना है? खाद्य पदार्थ में पहले तो कॉपर सल्फेट डालना है, उसके बाद कास्टिक सोडा का विलयन डाल लिया है। अगर बैंगनी रंग का होता है तो प्रोटीन उपस्थित है। वसा के लिए परीक्षण क्या करना है? वसा पदार्थ को अल्प मात्रा में लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ पर किसी प्रकाश के सामने लाइए, क्या आपको धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा कैसे मापेंगे? अगर कागज़ पे कूटेंगे तो अगर तेल का हो जाएगा तो मतलब कि उसमें वसा उपस्थित है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय कागज़ को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ में जल लगा हो वो सूख जाए। उसके बाद भी अगर कोई धब्बा होगा तो क्या होगा? तेल का होगा। इसका मतलब खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है, और नहीं लगेगा तो वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? नहीं। क्या एक खाद्य पदार्थ एक से एक अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है? जी हाँ। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं हो? हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवणों जैसे पोषक तत्व हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों के उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्या आवश्यकता होती है देखते हैं। विभिन्न खाद्य पोषकों हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से क्या होती है? अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि के लिए होती है और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं।
विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनके नाम अलग अलग होते हैं, जिनमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है और हमारी शरीर को सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के विटामिनों की सूची बनाई गई है, देखिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के कुछ उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक लवण आवश्यक होता है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत भी 2.10 में दर्शाए गए हैं, हम देखते हैं अभी। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जो सारणी 2.2 में हमने बनाए थे। पहले देखते हैं, जैसे कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या दिए गए हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत चना, मूंग, तुअर, राजमा, सोयाबीन, मटर, ठीक है। और जंतु स्रोत क्या क्या हैं प्रोटीन के? मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, ठीक है। विटामिन सी के, विटामिन ए का देखते हैं पहले। विटामिन ए का क्या क्या हो गया? दूध हो गया, और क्या हुआ? मछली का तेल, गाजर, आम, ठीक है। विटामिन बी के यकृत, ठीक है। विटामिन सी के संतरा, टमाटर, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, अमरूद, मिर्ची, नींबू, आंवला। विटामिन डी के दूध, मक्खन, मांस, मछली, अंडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये जान सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः उत्पादों से होती है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल एवं सब्जियां। वृक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश हमारे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों की अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिनमें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि अन्य स्रोत कौन से हैं जो शरीर को जल प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3 क्या कहता है? एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, छोटे छोटे हिस्सों में काट लीजिए। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं। जब आपके घर में फल या सब्जी को काटा या छीला जाता है या मसला जाता है, ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार, सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में होना आवश्यक है, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है।
कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश व जल होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, न ज़्यादा न कम, और वृक्षांश की मात्रा और जल की मात्रा भी पर्याप्त हो। उस आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्गों के लोगों को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जी हाँ। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो आप भोजन करते हैं उसमें सभी पोषक उपस्थित हैं या नहीं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे कि मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय जैसे भोजन, इडली, आटे का मिश्रण, मिश्री रोटी, थोपला अनाज एवं दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? चलिए देखते हैं। छिलका उतारकर सब्जियां और फलों को धोया जाता है। यह संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां व फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल, दाल को बार बार धोने की उपस्थिति में उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने पर भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया गया तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल सब्जियां को सम्मिलित करें ताकि हमें सभी लवण मिलते रहें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पकोड़े आदि युक्त वसायुक्त भोजन खाया। इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं ठीक होगा? निसंदेह नहीं। इतना अत्यधिक वसायुक्त भोजन खाने हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। मतलब वसायुक्त ज़्यादा भोजन करने से आदमी मोटा हो जाता है। अभावजन्य रोग कौन से हैं? एक व्यक्ति खाने में के लिए पर्याप्त भोजन खा पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि हम यह की कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोगों का कारण बनता है और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव में रहता है वो अभावजन्य रोग कहलाता है। अभावजन्य रोग क्या कहलाता है? जो रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण रहता है वो अभावजन्य रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे क्या रोग हो सकते हैं? जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा संबंधी बीमारियां और पेशी आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की व्यक्ति आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा, चलने में असमर्थ रहेगा। विभिन्न विटामिनों और खनिजों लवणों के अभाव में से जो विभिन्न रोग और विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं उसका चार्ट में दर्शाया गया है। अभी देखते हैं हम। सभी वन्यजीव रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम कैसे होगी? संतुलित आहार से। इस अध्याय से हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अत्यधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चलिए चार्ट देखते हैं। अभावजन्य रोगों के कारण क्या क्या होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा अभावजन्य रोग होता है। विटामिन ए क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता हो जाती है।
विकार क्या होगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता। इससे क्या होगा? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 रोग क्या होगा? बेरी बेरी। क्या होता है इससे? दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी। विटामिन सी क्या करता है? स्कर्वी का उत्पन्न करता है, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अत्यधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम, अस्थियाँ व दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ व दंत क्षय, दांत झड़ जाते हैं। आयोडीन, घेंगा, गॉइटर कहते हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता लाता है। लोहा, अर्कता व कमजोरी लाता है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल। ठीक है। पोषक जो हमारे मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो हमारे शरीर में वृद्धि का अनुसरण करते हैं, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा हमने देखा? अभी हमने पढ़ा है विटामिन ए, जिससे क्या होता है? दृष्टि अच्छी रहती है विटामिन ए खाने से। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, विटामिन डी। ठीक है। वह कैल्शियम भी कह सकते हैं हम, विटामिन नहीं पूछा है इसने, खनिज पूछा है तो कैल्शियम कह सकते हैं अस्थियों के लिए। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्वों की प्रचुरता उपलब्ध होती है। वसा, वसा कहाँ कहाँ पर मिलता है हमें? आलू में मिलता है। ठीक है। मंड भी आलू में मिलता है। आहारी जैसे जितनी भी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनमें रहता है। प्रोटीन, सोयाबीन हो गई, दालें हो गई, मांस हो गया, मछली हो गई। ठीक है। केवल अपने क्या करता है? कथन को अंकित कीजिए, सही कथन को। केवल चावल खाने से हमारे शरीर के पोषक तत्वों को पूरा कर सकते हैं? नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम किया जा सकता है? जी हाँ। आहार के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? जी ना। शरीर की सभी पोषक तत्वों की उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? जी नहीं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। क्या होता है? विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? स्कर्वी होता है, जो भी हमने पढ़ा। रिकेट्स, क्या रिकेट्स होता है, सॉरी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। अगला देखते हैं। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव से होता है स्कर्वी। हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी किसके अभाव से होता है? रतौंधी भी विटामिन ए के अभाव से होता है। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे हम इसी प्रकार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।